आज हम राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली का अध्ययन करेंगे। राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है। यह निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 एवं 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन की विधि का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में अभ्यर्थी होने के लिए यह आवश्यक है कि कोई व्यक्ति निर्वाचन के लिए अपना नामांकन करते समय 15,000 रुपये की धनराशि निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा करे और उसके नामांकन पत्र का प्रस्ताव कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा किया जाना चाहिए तथा कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा इसके नामांकन पत्र का अनुसमर्थन करना चाहिए। यहाँ हमने ये अध्ययन किया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग किया जाता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से चुनाव करवाया जाता है। और राष्ट्रपति जब चुनाव में खड़ा होता है तो 15,000 रुपये की धनराशि निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा करवानी आवश्यक होती है और नामांकन पत्र का प्रस्ताव कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा किया जाना चाहिए और कम से कम 50 जो मतदाता हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति के नामांकन का अनुसमर्थन भी होना चाहिए। अब हम आगे आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति पे। संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा संपादित होता है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य की मत संख्या का निर्धारण भी किया जाता है। हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। हम बात करते हैं संसद के सदस्यों की मत के मूल्य की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य का मत का मूल्य ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है जो कि इस प्रकार है। अगर हम राज्य की विधानसभा के सदस्यों के मत का मूल्य ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए राज्य की कुल जनसंख्या अपोन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या जिसमें 1000 का भाग दिया जाता है। जब किसी विधानसभा के विधायक के मत का मूल्य ज्ञात करना होता है तो संबंधित राज्य की कुल जनसंख्या और उसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या होती है और उसमें फिर 1000 का भाग दिया जाता है। इससे राज्य की विधानसभा के जो विधायक होते हैं उनके मत का मूल्य निकाल लिया जाता है। इसके पश्चात संसद के प्रत्येक जो सदस्य होते हैं उनके निर्वाचित सदस्यों की मतों की संख्या को ज्ञात करने के लिए समस्त राज्य की विधानसभाओं के कुल सदस्यों के प्राप्त मतों की संख्या का योग होता है अपोन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का भाग दे दिया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि सांसद के मत का मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले समस्त जो राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के जो कुल सदस्य हैं जिन्होंने मत प्राप्त किए हैं उन मतों की संख्या का योग किया जाता है और उसके पश्चात संसद के जो दोनों सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा उनके जो निर्वाचित सदस्यों की जो कुल संख्या होती है उसका भाग दे दिया जाता है। इस प्रकार से ये जो दो फॉर्मूले हैं इनके द्वारा एक तो विधानसभा के सदस्यों के मत का मूल्य निकाल लिया जाता है और जो दूसरा फॉर्मूला है उसके माध्यम से सांसद हैं उनके मत का मूल्य निकाल लिया जाता है और इसके पश्चात है वो मतगणना की जाती है। तो
तो मतगणना करने के लिए भी एक निर्वाचन कोटा तय कर दिया जाता है। और इसमें सबसे पहले क्या होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद उसी व्यक्ति को निर्वाचित किया जाता है जो आधे से अधिक मत प्राप्त करे। जब राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद मतों की गणना प्रारंभ होती है तो उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले अवैध मतों को निरस्त कर दिया जाता है और शेष जो वैध मतों का मूल्य निकाला जाता है और निकाले गए मत मूल्य में 2 का भाग देकर भागफल में 1 जोड़कर निर्वाचित घोषित किए जाने वाले उम्मीदवार का कोटा निकाला जाता है। जैसा कि मैंने नीचे निर्वाचन कोटा निकालने का सूत्र भी लिख रखा है, जिसमें निर्वाचन कोटा इक्वल कुल वैध मत अपॉन 2 और प्लस 1 जो वैध मत होते हैं उसमें 2 का भाग दिया जाता है और फिर 1 उसमें जोड़ा जाता है। यदि मतगणना के प्रथम दौर में किसी उम्मीदवार को दिए गए कोटा के बराबर मत मूल्य प्राप्त हो जाते हैं तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जो निर्वाचन जो कोटा निर्धारित किया गया है उतना कोटा प्राप्त होना जरूरी होता है। यदि किसी उम्मीदवार को नियत कोटा के बराबर मत मूल्य नहीं प्राप्त होते हैं तो मतगणना का दूसरा दौर भी प्रारंभ होता है और इस दौर की मतगणना में जिस उम्मीदवार को प्रथम वरीयता का सबसे कम मत मिला होता है उसे गणना से बाहर कर दिया जाता है और दूसरी वरीयता के मत मूल्यों को अन्य उम्मीदवारों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। द्वितीय दौर की गणना में भी किसी उम्मीदवार को नियत किए गए कोटे के बराबर मत मूल्य प्राप्त नहीं होता तो तीसरे दौर की गणना होती है और तीसरे दौर की गणना में उस उम्मीदवार को गणना से बाहर कर दिया जाता है जो दूसरे दौर की गणना में सबसे कम मूल्य पाता है और इस उम्मीदवार के तृतीय वरीयता मत मूल्य को शेष उम्मीदवारों के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाती है जब तक किसी उम्मीदवार को नियत किए गए निर्वाचन कोटे के मत मूल्य के बराबर मूल्य प्राप्त नहीं हो जाता। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जहाँ योग्यताओं का निर्धारण किया जाता है वहीं राष्ट्रपति की जो निर्वाचन जो पद्धति होती है उसमें सबसे पहले जो पद्धति अपनाई जाती है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति है उसका प्रयोग किया जाता है और इसके पश्चात राष्ट्रपति जो चुनाव में खड़ा होता है तो उसको 15,000 धनराशि है वो निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा करवानी होती है और कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने आवश्यक होते हैं। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के लिए सबसे पहले जो सदस्यों की मत संख्या का जो निर्धारण किया जाता है वो मुख्य रूप से 2 तरीके से किया जाता है। एक तो होता है राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के मत का मूल्य, जिसमें प्रत्येक राज्य की जो कुल संख्या होती है उसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या और भाग 1000 इससे विधायक के मत का मूल्य निकाल लिया जाता है। उसके पश्चात संसद के जो सदस्य हैं उनके अगर सदस्यों की मतों की संख्या ज्ञात करनी होती है उसके लिए समस्त राज्यों की विधानसभाओं के जो कुल सदस्यों के प्राप्त मतों की संख्या का योग अपॉन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, इतना होने के पश्चात जब हमारे पास सांसद और विधायकों के मत का मूल्य प्राप्त हो जाता है और तो एक निर्वाचन कोटा निकालना होता है जो कि कुल जो वैध मत होते हैं अपॉन 2 और प्लस 1 और इससे जो निर्वाचन कोटा प्राप्त होता है ये निर्वाचन कोटा जो उम्मीदवार खड़ा होता है उसको प्राप्त करना होता है। अगर निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं हुआ तो मतगणना का दूसरा दौर शुरू होता है जिसमें सबसे कम जिनको वोट प्राप्त होते हैं उसको मतगणना से बाहर निकाल दिया जाता है और इसके पश्चात द्वितीय वरीयता के मतमूल्यों को अन्य उम्मीदवारों को स्थानांतरित कर दिया जाता है और ये मतगणना तब तक चलती रहती है जब तक कि निर्वाचन कोटा नहीं प्राप्त कर लिया जाता उम्मीदवार के द्वारा। तो हमने ये देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक नियत निर्वाचन कोटा
प्राप्त करना आवश्यक होता है, जो कि काफ़ी जो पद्धति है ये काफ़ी जटिल और पेचीदी पद्धति भी मानी जाती है। धन्यवाद।